बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर साहब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि यहाँ पर आकर बात कर सकें, और आप सबका बहुत मशकूर हूँ क्योंकि बातें बहुत सी करनी होती हैं, टाइम काफ़ी गुजर जाता है, लेकिन फिर भी हॉल अभी भी फुल है, 4 घंटे तकरीबन हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा कि जो ये प्लेटफॉर्म है रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का, इसका सिर्फ एक मकसद है कि एक डायलॉग क्रिएट किया जाए पाकिस्तान के मसाइल के बारे में, क्योंकि आज बदकिस्मती से हम सब तमाशाई बने बैठे हैं। हमारे आंखों के सामने हमारा मुल्क हर रोज़ उसकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन एक जमूद है मुल्क के अंदर। सियासत में अगर आप देखें, आज सियासी जमातें एक दूसरे के सामने, सियासत दुश्मनी में बदल गई, नफरत में बदल गई। आज मुल्क में इदारे जो हैं एक दूसरे के सामने साफ आ रहा हैं। आप जुडिशरी को देख लें, आप गवर्नमेंट को देख लें, आप पार्लियामेंट को देख लें। आज इदारे अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हदें हैं उनके तयन में वक्त गुजारते हैं कि कौन दुरुस्त है कौन नहीं है, और बदकिस्मती से पूरा मुल्क भी यही डायलॉग की नज़र है कि जो फैसला था वो 4-2 का था या 4-3 का था या 3-2 का था। आज मुल्क के मसाइल की बात जिन फोरम पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं होती, और बतदरीज आज हम सब इस मुश्किल को महसूस करते हैं कि एक बहुत बड़ा निज़ाम का फेलियर है कि मुल्क के निज़ाम जो हैं, चाहे वो आइनी निज़ाम हो, चाहे वो गवर्नेंस का निज़ाम हो, चाहे वो मईशत को चलाने का निज़ाम हो, वो आज डिलीवर नहीं कर रहा। ये बुनियादी बातें हैं कि हमने किस तरह इन मसाइल को हल करना है। आज मैं 12 कह चुका हूँ, अगर आप एक बात पूछते हैं कि मुल्क के मसाइल की वजह क्या है, तो ये लीडरशिप का फेलियर है। उसको आप पॉलिटिकल लीडरशिप कहें, जुडिशियल लीडरशिप कहें, मिलिट्री लीडरशिप कहें, बिजनेस लीडरशिप कहें, ये कलेक्टिव फेलियर है एक निज़ाम का। और ये बात बड़ी वाज़ेह है, कम से कम मुझे वाज़ेह है कि आज ना लीडरशिप में सलाहियत रही है, ना ही निज़ाम में सलाहियत रही है कि इन मामलात को दुरुस्त कर सके। आज जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ये मामलात हल नहीं हो सकते। जिस जगह पे आप हैं, जहाँ पे मईशत खड़ी है, इसको हल करने के लिए चंद हफ्ते, चंद महीने, चंद साल की बात नहीं है, ये बड़ा लंबा सफ़र है। उस सफ़र को अगर हम सारे मिलकर तय नहीं करेंगे, सफ़र तय नहीं हो सकता। जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा, जब तक हम इस फेलियर की बुनियाद को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, पहचानेंगे नहीं कि हुआ क्या है। ये मामूली बात नहीं है। 24 करोड़ का मुल्क है, आप उसकी मईशत को देख लें, उसकी सियासत को देख लें, उसके कारोबार को देख लें। आज हर हवाले से बदकिस्मती से हमारा मुल्क ज़वाल पजीर है। ये पहले हम बातें ही किया करते थे, लेकिन आज ये हकीकत है कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को। मुल्क ख़त्म नहीं होते, लेकिन मुल्कों की हैसियत ख़त्म हो जाती है। जिस मुल्क के निज़ाम दुरुस्त ना हो, जहाँ पर इंतशार हो, उनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं रहती। जब हैसियत नहीं रहती, ना कारोबार होता है, ना एक्सपोर्ट्स होती हैं, ये मामला आगे चलता नहीं है। आज हम सबको इस बात को पहचानने की ज़रूरत है। ये पहला स्टेप होगा कि आज इस बात को कबूल करें कि मुल्क के मामलात मुश्किल हैं। मुझे बदकिस्मती से कोई ये ऐसा रवैया नज़र नहीं आता जिससे ये नज़र आता हो कि हम मुल्क के मामलात को हल करने जा रहे हैं। आज मईशत की हालत क्या है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम कैसे इनको जस्टिफाई करते हैं, कैसे इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये बड़े बुनियादी सवाल है, और आज हर आदमी ये सवाल करता है।
इस प्लेटफॉर्म से हमारा यही मकसद था कि इन सवालों पर एक गुफ्तगू हो जाए, एक ऐसे माहौल में गुफ्तगू हो जहां पर ना हम किसी पे तनकीद करते हैं ना किसी की तारीफ करते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल तनकीद के काबिल तो हम सब हैं, तारीफ के काबिल शायद कोई भी ना हो। आपके सामने आज चंद इश्यूज पर बात हुई है। आपने देखा कि जो दूसरे सूबे हैं वो क्या सोचते हैं, और ये हकीकत है कि हम आज 75 साल गुजरने के बावजूद भी जो दूसरे सूबे हैं उनके मसाइल हल नहीं कर सके, उनको वो एतमाद नहीं दे सके कि हम आपके मसाइल हल करना चाहते हैं, वफाक हल करना चाहता है। ये बदकिस्मती है कि आज भी बातें जो आपने सुनी हैं ये हकीकत पर मबनी बातें हैं। आपने देखा लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो कि एक आईनी ज़रूरत है, उसमें आपने देख लिया कि बुनियादी बात जो जुगनू बीबी ने की वो यही है कि एक सीधा कॉन्फ्लिक्ट है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम का और पार्लियामेंट्री निज़ाम का, यानी MNA MP और लोकल गवर्नमेंट का में आपस में इख्तलाफ है, क्योंकि वसाइल वही हैं, सियासत वही है। तो ये ना सूबाई हुकूमत ना वफाकी हुकूमत वो नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चले। अब हर शख्स ये सवाल करता है कि हल क्या है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं अच्छा जी आपने बात तो कर दी, मिफ्ता साहब ने बड़े स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, मिफ्ता साहब ने मईशत की मुश्किलात भी बताई हैं, लेकिन हल क्या है? हर आदमी ये सवाल करता है। आप शादी में जाएं, सड़क पे लोग सवाल करते हैं, आप किसी से मिलें, कहीं पे जाएं, ईद मिलने जाएं, लोग यही सवाल करते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल क्या है। हर आदमी परेशान है। तो हल आसान नहीं होते। आज सबसे पहले मैंने कहा हमें मसले को समझना पड़ेगा कि हम कैसे यहां पर पहुंचे हैं, और इस मामले के कोई आसान हल नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशन भी कॉम्प्लेक्स हो गए, लेकिन हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। आपको वापस बुनियादी बातों पे जाना पड़ेगा कि मुल्क कैसे चलते हैं, मुल्कों की जिम्मेदारी क्या होती है। ये जो मामलात हैं हमें इनको पहचान कर इनके हल ढूंढने हैं। आप किसी निज़ाम से शुरू कर लें, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं, सियासी निज़ाम, मईशत का निज़ाम, जुडिशरी का निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, ये सब जुड़े होते हैं। ये सब जब काम करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, कारोबार चलेगा, मुल्क की आवाम की फलाह बहबूद होगी। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में जुडिशरी का निज़ाम ना चल रहा हो और मुल्क तरक्की कर ले, या सियासी निज़ाम ना चल रहा हो तो मुल्क तरक्की कर ले, या फौज का निज़ाम ना चल रहा हो, सिक्योरिटी ना हो तो मुल्क तरक्की कर ले। ये मुमकिन नहीं है। अब आप सियासी निज़ाम को देख लें, ये कि हम आज कर क्या रहे हैं, ये सियासी निज़ाम आज क्या डिलीवर कर रहा है। आप आज, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आप तमाम जमातें जो पार्लियामान में लोग लेकर आई थी, आप इन सब को ले लें, आप 10 मेंबर की काबीना नहीं बना सकते। उस काबीना में सलाहियत नहीं है कि मुल्क के मसाइल को समझ सके और हल कर सके। आज आपने देख लिया है कि पिछले, अगर आप 2 साल कोई ले लें, तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं, तमाम जमातें हुकूमत में रही हैं, कोई जमात नहीं हुकूमत से बाहर रही हो। क्या वो डिलीवर कर पाए हैं? क्या वो मसाइल को समझ सकें? ये काफ़ी नहीं है कि आप ये कहें बस मुझे इलेक्ट कर दो फिर देखो मैं क्या करता हूं। आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मैंने एक दफ़ा पहले भी कहीं कहा था, आज सियासत जो है ये इसी से पार्लियामान बनता है, उसी पार्लियामान से गवर्नमेंट बनती है। ये हमारा आईन है। तो जो लोग पार्लियामान में आएंगे वही कल हुकूमत में जाएंगे, काबीना वहीं से बनेगी, वहीं से प्राइम मिनिस्टर आएगा, वहीं से वजीर आएंगे। इस वक्त जो हमारी पार्लियामान है इसमें 40% जो मेंबरान हैं ये वो लोग हैं जिनको सियासी जमात किसी शख्स को भी उन सीटों पर ला सकती है। बाकी 60 इलेक्ट होते हैं। इलेक्टेबल्स की अपनी एक ज़रूरत होती है, हल्के में क्या हालात हैं, बरादरी के क्या हालात हैं, वहाँ पर सियासी क्या हालात हैं, चलें वो आपकी मजबूरी होगी। लेकिन 40% मेंबरान वो हैं कि आप किसी शख्स को भी उन सीटों पर ला सकते हैं। मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि आज आप 10 मेंबर की काबीना नहीं बना सकते जो मुल्क के मामलात समझ सकती हो, जो वजीर बन सकती है और मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है।
ये एक बहुत बड़ी फेलियर है। इसके माजी में अगर आप जाएंगे लंबी कहानियां हैं, लेकिन बुनियाद यही कि इलेक्शन पे इलेक्शन चोरी होता रहा। ऐसे लोगों को लाया गया जो वहां पर बैठने की अहलियत नहीं रखते, ना वो काबिलियत रखते हैं, ना उनको वहां होना चाहिए। आज उस मुल्क के लीडर हैं। ये जब आप इंटरफियर करेंगे, आर्टिफिशियल लीडरशिप लाएंगे, तो ये नुकसान होगा। और आज हम उस नुकसान को भुगत रहे हैं, क्योंकि आखिर पॉलिटिकल लीडरशिप ही वो होती है जो मुल्क में मुस्तकिल रहती है, पॉलिटिकल जमात ही रहती है। मैंने अपनी सियासी जिंदगी में कोई 24 चीफ जस्टिस देखे हैं, ये 9वें आर्मी चीफ हैं। वो तो चले गए, हम तो इधर ही हैं। पता नहीं कितने DGSI, DGC, हर किस्म के ओहदे पे हमने हजारों ब्यूरोक्रेट देखे, हजारों जर्नैल देखे, हजारों जज देखे। लेकिन जब आप सियासी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, सियासतदान की काबिलियत या सलाहियत ख़त्म हो जाती है, फिर मुल्क नहीं चलते। आज हम उस कैफियत का शिकार हैं। ये सब हमारे ही बनाया हुआ है। आज आपने इस मामले को कैसे दुरुस्त करेंगे? तीन सलाहियतें एक सियासतदान में होंगी तो वो जाके मुल्क के लिए कुछ कर सकेगा। पार्लियामान में जाने की ख्वाहिश हर एक की होती है, लेकिन सबसे पहले आपके पास तालीम होनी चाहिए। और सिर्फ डिग्री नहीं, ये पाकिस्तान का बेहतरीन तरीन इदारा है, लेकिन यहाँ की डिग्री सिर्फ काफ़ी नहीं है कि आपने तालीम हासिल की या नहीं की। उसके बाद कि आपने ज़िंदगी में कोई काम किया या नहीं किया, कोई कारोबार किया, कोई नौकरी की, कोई काबिलियत हासिल की या नहीं की। उसके बाद क्या आप सियासी निज़ाम से गुजरे या नहीं गुजरे। ये मुमकिन नहीं है कि मैं आज MLA बनूं और कल मैं वजीर लग जाऊं। मेरे पास क्या समझ है उस निज़ाम की, क्या समझ है उस मिनिस्ट्री की जो मैं वो काम करूंगा। आज जो निज़ाम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, ये निज़ाम आज मार्केट बेस्ड दुनिया है। वो वक्त गुजर गया जब वजीर चंद दिन आता था दफ्तर में, 5-6 फाइलें साइन की, घर चले गए। सेक्रेटरी जो होते थे वो निज़ाम चलाते थे। हम इस बात को भी नहीं पहचान सके कि अब दुनिया बदल गई है। आज सेक्रेटरी निज़ाम नहीं चला सकता। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप विजन नहीं देगी, लीडरशिप नहीं देगी, आपका निज़ाम नहीं चलेगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का हाल तो मैंने आपके सामने रख दिया है कि हमने क्या कर दिया। इसलिए आपने उसको दुरुस्त करना है। और ये दुरुस्तगी सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप का काम नहीं है। इसमें जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं, जो लोगों को जिताते हैं और हराते हैं, जो लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो निज़ाम को ऐसा बना देते हैं कि वहाँ पर जो काम करने वाला आदमी मायूस होकर निकल जाता है या नाकाम हो जाता है, उन्होंने इस मामले को दुरुस्त करना। हमें समझना पड़ेगा कि अगर मुल्क में हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, मामला आगे नहीं चलेगा। ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है। आपको उसको सबसे बड़ा रेडिकल रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी में है की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान के लायक तरीन लोगों को लेते हैं, काबिल तरीन लोगों को लेते हैं, इम्तिहान से लेते हैं, मेरिट पर लेते हैं, और हम उनको बिल्कुल मीडियोकर बनाकर, बिलो एवरेज बनाकर हम इस निज़ाम से निकालते हैं। ये बदनसीबी है। मैं बार बार पूछता हूं, मुझे कोई ये समझाए कि वफाक का अफसर तहसील में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। वो एक ASP लगा हुआ है, एक AC लगा हुआ है। भाई आप वफाकी अफसर हैं और वफाक में जाके काम करें, वो आप क्या कर रहे हैं। आज हालत ये है कि वफाकी अफसर वफाक में आता नहीं है, वो सारी जिंदगी सूबे में गुजारता है, क्योंकि वहां घर भी बेहतर है, वहां पर तनख्वाह भी बेहतर है। 21वें 22वें ग्रेड में वो वफाक में आता है। उसके पास क्या काबिलियत है, क्या समझ है वफाक के निज़ाम को चलाने की। ये निज़ाम तो बड़ा पेचीदा है, हम उसके हवाले कर देते हैं। हम रूल्स ऑफ बिजनेस भी तब्दील नहीं कर सके। आज नैब की वजह से हालत यह है कि आप सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं जनाब मैं ये समरी नहीं बना सकता, मुझे नैब पकड़ के ले जाएगी। मेरे सामने सेक्रेटरी ने कहा है जनाब इसके अंदर मेरी वकील की फीस भी डाल दें, ये ऐसा फैसला है, कल तो नैब ने केस बनाना ही बनाना है।
हम रूल्स ऑफ बिजनेस तब्दील नहीं कर सके कि मिनिस्ट्री का जिम्मेदार अफसर जो है वो वजीर होगा, वो सेक्रेटरी है। जो सेक्रेटरी वफाक में आया ही नहीं, जो नैब से खौफजदा है और बिल्कुल हकीकी तौर पे खौफजदा है, तो आप निज़ाम कैसे चलाएंगे? कौन निज़ाम चलाएगा? हमें इतनी सलाहियत, इतनी समझ नहीं है कि हम रूल्स ऑफ बिजनेस ही तब्दील कर देते। हमने वो भी नहीं किया। हम आज भी कोशिश करते हैं कि सेक्रेटरी के जरिए मिनिस्ट्री को चलाया जाए, नहीं चलती। अरबों के फैसले, हजारों अरब के फैसले आपके सामने नजर आते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। हम सब जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन हो नहीं सकता। तो जब तक आप एक रेडिकल रिफॉर्म मिनिस्ट्री इस ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम का नहीं करेंगे, मामला नहीं चलेगा। फेडरल गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज बनाए, स्पेशलाइज सर्विसेज। ये कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। पेट्रोलियम में क्या होता है, पावर में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये 5-6 चीज़ें वफाक के पास रह गई हैं। लेकिन जो चलाने वाले हैं वो जर्नलिस्ट हैं, जो पूरी जिंदगी कहीं और गुजारते हैं। इसको आप दुरुस्त नहीं करेंगे, मुल्क के निज़ाम नहीं चलेगा। ये कोई एक मुज़ाती फैसला नहीं होता जिससे तमाम मुल्क का निज़ाम एकदम दुरुस्त हो जाएगा। आपको ये सब चीज़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। आप प्रोविंशियल सर्विसेज देख लें, वहाँ पे कहीं वफाकी अफसर बैठा है, कहीं सूबाई अफसर है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट का अफसर है, कौन से ग्रुप का है उनका। आप आज पंजाब की हालत देख लें, मेरा ख्याल है एवरेज वक्त जो एक सेक्रेटरी गुजारता है शायद 6 महीने से ऊपर भी नहीं है। और मैं 6 महीने आपको लंबा अरसा बता रहा हूँ। वो क्या करता होगा? डीसी कमिश्नरों के वो 4-5 महीने बाद तब्दील हो जाते हैं। ये खराबियां जब तक आप दूर नहीं करेंगे, आपका निज़ाम नहीं चल सकता। आप लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सूबाई हुकूमत की समझ है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है वो सेहत और तालीम है, उसकी जिम्मेदारी डेवलपमेंट है, वो किस तरह आवाम को पहुंचाएगी। हम मिफ्ता साहब भी और मैं, हम दोनों बिला शक और शुबा हम इस बात के हक में हैं कि इस मुल्क में नए प्रोविंस बना दें। ये निज़ाम नहीं चल रहा सूबों का, लेकिन यहाँ पर बड़ी सेंसिटिविटी है, हम सेंसिटिविटी का एहसास है। मैं उस सेंसिटिविटी से एग्री नहीं करता, लेकिन है बस ठीक है, वो आपकी राय है, आपकी सोच है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। चले मैं प्रोविंस नहीं बनाता, छोड़ दें। आपको एक दिन बनाने पड़ेंगे तो आज ना बनाएं। हमने कालाबाग डैम भी नहीं बनाया था, सारे आज भुगत रहे हैं, ये भी ना बनाएं। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को डिवॉल्व करें डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की सतह पर, आपका निज़ाम चल जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर में बैठा अफसर मेरे हल्के जो मरी का आखिरी कोना है पंजाब का, वहाँ के स्कूल चला सके, वहाँ के अस्पताल चला सके, वहाँ के अफसरों के फैसले कर सके। ये मुमकिन नहीं है। पंजाब मैं दुनिया के शायद 20 बड़े मुल्कों के अंदर इसका शुमार होता है आबादी के हवाले से। कैसे निज़ाम चलेगा? हम कर चुके हैं ना, नहीं चलता। आज 75 साल में नहीं चला, 50 साल 73 के आइन को हो गए, नहीं चला। तो फिर हम ये निज़ाम अब कुछ नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में डाल लें, ये टिंकरिंग से काम नहीं चलेगा। आज जब चीफ मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर, उसका हल क्या होता है? हमारे पास शख्सी हल है। ये मामला ठीक नहीं, फलाने अफसर को वहां भेज दो। फलाना अफसर क्या करेगा? वो चंद चीजें ठीक कर लेगा, लेकिन निज़ाम तो वही है, निज़ाम में तो वही खराबी है। वो कितनी मेहनत कर लेगा? और आज हमारे हालत ये है कि हम ये कहते हैं कि फलाना ईमानदार अफसर है, ये ऑनेस्ट अफसर है। हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑनेस्ट अफसरों को। एक जमाना था कि हम डिसऑनेस्ट को आइडेंटिफाई किया करते थे। ये अज्यूम था कि अफसर ऑनेस्ट होगा। आप इस निज़ाम से मुल्क के मामलात हल करेंगे? अभी ये हमने आटे का निज़ाम, 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है? आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आपको इसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है,
इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो। तो ये बात भी हमें समझने की है। अब जिस निज़ाम में ना पॉलिटिशियन के पास कैपेसिटी हो, ना ब्यूरोक्रेसी के पास कैपेसिटी हो, और ये सब लायक लोग हैं, मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ। और आज आप हैरान हो जाएंगे कितने अफसर जो सेक्रेटरी बने हैं वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं हम इस निज़ाम में नहीं रहना चाहते, ना हम यहाँ काम कर सकते हैं, और हमें ये एक जो तलवार हमारे सिर पे लटकाई गई है नायब की, ये हमें काम नहीं करने देती। तो जब ये दोनों ना पॉलिटिकल निज़ाम दे सकता है ना ब्यूरोक्रेसी दे सकती है, तो मुल्क कैसे चलेगा? मुझे ये बात समझा दें। और फिर जो इंटरफियरेंस होती है वो उसके अलावा है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की हो चाहे वो जुडिशरी की हो। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज अफसरों को बुलाकर ये कहे जी चीनी 20 रुपए की किलो कर दो, जुडिशरी हुई आखिर इसी मुल्क को समझना चाहिए मुल्क में कैसे मुल्क चलता है। जुडिशरी का ये आलम है, उनका काम है इंसाफ देना। क्या अदालतों में इंसाफ मिलता है? आप अदालतों में जाएं, मैं हर हफ्ते 2 अदालतों में जाता हूं, मेरे केस चलते हैं। आज तक केस नहीं चला, ना प्रोसिक्यूशन आती है, ना नैब आती है, ना विटनेस आते हैं, हम उधर ही खड़े होते हैं। तो ये कौन से इंसाफ का निज़ाम है? ये क्या देता है? लोगों की जिंदगी तबाह हो गई हैं 20-20 साल से केसों पे पड़े हुए कि नैब के केस है। जब नैब के केस में हम जाते हैं अपनी जिंदगी बंद हो जाती है, हम बड़े खुश होते हैं फलाना नैब के केस में आ गया, उस जिंदगी खत्म हो जाती है। ये जब तक हमें इन बातों का एहसास नहीं होगा, जजों को एहसास नहीं होगा, पॉलिटिशियंस को नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी के लिए आज सबसे आसान जवाब है नहीं, और रास्ता ढूंढना के काम ना हो सके। मैं हर रोज को फेस करता हूं। तो फिर मुल्क कौन चलाएगा? कैसे चलेगा? फैसले कौन करेगा? जहां सबसे आसान फैसला काम ना करना बन जाए वो मुल्क नहीं चलते। हम ये सफर जो हमने तय किया 75 साल का, इन्हीं खराबियों की बिना पर हम यहां पर पहुंचे। आज भी अगर नहीं पहचानेंगे तो मामला दुरुस्त नहीं होगा। आप जुडिशरी को देख लें, जुडिशरी का निज़ाम माजी में देख लें क्या था, क्या फैसले होते थे। जो जुडिशरी अपने फैसले कोर्ट ना कर सके, मैं किसी की हद तक नहीं करना चाहता, फैसले आपके सामने हैं। आपका काम आइन की तशरीह है, आप आइन को तब्दील नहीं कर सकते, आप उस इदारे से नहीं लड़ सकते जो आपका खालिक है। ये जो आइन है इसी पार्लियामान ने बनाया होता है, अच्छी है बुरी है। जो जिंदगी सुप्रीम कोर्ट को दी है ये इसी आइन ने दी है जो उस पार्लियामान का बना हुआ है। आप उसके सामने साफ आरा नहीं हो सकते, आप मर्जी के बेंच नहीं बना सकते, आप वो फैसले नहीं दे सकते जो सरासर आइन के खिलाफ हो, आप वो फैसले नहीं दे सकते। आप इस पार्लियामान के कानून को बनाए हुए जो नोटिफाई ना हो सस्पेंड नहीं कर सकते। कौन सी दुनिया में ये चीजें होती हैं? आप मुल्क के वज़ीर आज़म को नाअहल करके मुल्क की चलती हुकूमत नहीं तोड़ सकते 20,000 दरहम के फीस ना लेने पर। ये फैसले हैं। आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी लटका दिया, जिसके हर जज ने मरने से पहले कहा कि जनाब मैंने प्रेशर में फैसला दिया। फिर कौन सा इंसाफ रह गया? किससे हम इंसाफ मांगेंगे? हम बिल्कुल जुडिशरी की इज्जत करना चाहते हैं, जुडिशरी को अपनी साख को खुद महफूज रखना है। आज हमें वो कैफी, आज हालत ये है कि आप टीवी देखें, खुला जुडिशरी के बारे में लोग बात करते हैं, जजेस का नाम लेकर बात करते हैं। आप सड़क पे जाएं, आप लोगों से पूछेंगे जज इस फैसला क्या आएगा, वो नाम लेके बताएगा ये जज यहां फैसला देगा, ये जज यहां फैसला देगा। फिर कौन सा इंसाफ का निजाम रह गया? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने है, माजी में क्या कुछ हुआ। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि माजी से सबक हासिल करें, एक ट्रूथ कमीशन ही बना दें, आपको पता चले मुल्क में होता क्या रहा है। कुछ हमने देखा है, कुछ आपने देखा है, कुछ सबने देखा है। ये जहां पे हम आज खड़े हैं ये इन सब चीजों का मजमुआ है, इन सब खराबियों का मजमुआ है कि आज मुल्क के हालात ये जो नौजवान यहाँ बैठे हैं इन्होंने वो हालात नहीं देखे। आज जो 20, 25, 30 साल का भी नौजवान है उसने वो हालात नहीं देखे यहाँ मुल्क में कैसे ये आइन बने थे, कैसे ये आइन चले हैं, कैसे हुकूमतें आई हैं। जो आज 30 साल का बच्चा है या 25 साल का 30 साल का भी है,
उसने नहीं दे, उसने तो ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ देखा, फिर एक जमहूरी दौर आया, हुकूमतें बदलती नहीं, फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आ गया, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, कभी गाइडेड डेमोक्रेसी आ गई, कभी ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी आ गई। हर इलेक्शन जिस मुल्क में चोरी हुआ वहाँ आप तवक्को रखते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा। ये बातें हमें तारीख बताती है, हमने देखी है, कुछ हमने देखी है, कुछ आप लोगों ने देखी है, यहाँ जो नौजवानों ने अक्सरियत ने नहीं देखी। ये कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, ये बातें सब इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। क्या हमने उससे सबक हासिल किया? आपके सामने आज जो बलूचिस्तान और केपी के लोग, ये लीडरशिप जो थी क्या बात कर रही थी, ये हकायक हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जब तक हम इन मामलात को नहीं समझेंगे ये मामला आगे नहीं चलेगा। हम तरक्की की बात करते हैं, एक मुल्क ने आपसे कहा कि ये $50 अरब का चेक है, जो काम करना है तुम कर लो। सिर्फ 2 उसके शर्तें हैं, एक ये है कि फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। 2 शराइत हैं। हमारी पूरी हुकूमत को ये पता नहीं, बशमूल सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेसी के, एस्टेब्लिशमेंट के, कि हमने इस $50 अरब का करना क्या है। आज तक पता नहीं है। अब वो मामला खत्म हो गया, आज तक पता नहीं है। जो मुल्क $1 मांग कर इन्वेस्टमेंट कराते हैं उनको पता होता है उन्होंने क्या काम लेने हैं, कौन सी पॉलिसी बनानी है, कैसे इंसेंटिव देना है। यहां आप इंसेंटिव देने का न्याय पकड़ के ले जाएगी कि जनाब ये तो हुकूमत की जमीन मुफ्त दे रहा था किसी को। ये सब बातें जुड़ी हुई हैं। ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो हमने जेन में डाल दिया है, इसको खत्म करे। मैंने जब ये हुकूमत बनी है पहले दिन राजा साहब से कहा था इस नैब को पहले दिन खत्म करें और लिख दे यार कि जो आपकी जमात है इसके केस चलते रहेंगे, हम केस भुगत लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, PMLN के केस चलने दें, लेकिन इस इदारे को खत्म करें। ये नहीं खत्म होगा, ये मुल्क को तबाह कर दिया इस इदारे ने। मैं इसका विटनेस हूं, हर रोज देखता हूं, कोई अफसर फैसला नहीं करता, कोई वजीर फैसला नहीं करता। आप जब फैसले नहीं करेंगे मुल्क कैसे चलेगा? फिर कहते हैं जी मुल्क के मसाइल हो गए, मुल्क का ये हो गया, मुल्क का वो हो गया। आज काबीना फैसले करने से घबराती है, काबीना की कमेटियां घबराती हैं। ये जब हालात हो जाए, हमने नाम अकाउंटेबिलिटी रखा है, अकाउंटेबिलिटी मुल्क की हो रही है। ये इदारे जो हमने ज़हन में ये समझा हुआ है कि ये किसी की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, मुल्क को खोखला कर दिया इन इदारों ने। लेकिन हम बोलने से भी कासिर हैं कि हम ये नहीं कह सकते इदारा गलत है। 3 दफा आईन ने अमेंड किया है इस कानून को, कोई असर नहीं पड़ा। आज भी अफसर कहते हैं जी कल कोई आएगा कानून फिर बदल देगा, मेरा क्या बनेगा। जब आप कानून ऐसे बनाएंगे जो बनेंगे 2000 में, कहेंगे अकाउंटेबिलिटी होगी 1985 तक, यानी 15 साल जो चीज जायज थी अब नाजायज हो गई है, तो फिर कौन मुल्क में काम करेगा? ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी। अकाउंटेबिलिटी, मैं हमेशा कहता हूं अकाउंटेबिलिटी आपने करनी है। टैक्स का निजाम, टैक्स का कानून आपके सामने है। आप चोरी कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन छुपा नहीं सकते। नजर आता है, अखराजात में नजर आएगा। हुकूमत के पास, हमारी हुकूमत के पास कैपेबिलिटी, शाह साहब बैठे हैं जानते हैं, कैपेबिलिटी है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी जो है आपके सामने रख दे। आपने कितने बिल दिए, आपने कितना पेट्रोल खरीदा, आपने कितने क्रेडिट कार्ड हैं, आपके बच्चों की फीस क्या है, ये सब चीज़ें आपकी क्रेडिट, आपके शनाख्ती कार्ड से लिंक्ड हैं। लेकिन हम फिर भी टैक्स का निज़ाम नहीं बना सकते, हम फिर भी टैक्स नहीं ले सकते। मिफ्ताह समीर साहब बैठे, हमने मिलकर इस मुल्क के टैक्स के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रक्चर कर दिया था। 3 स्लैब्स बनाई, 5, 10 और 15%। दुरुस्त बात है। 1 लाख तक मुस्तस्ना कर दिया, पहली ही मौके पर उसको रिवर्स किया गया। और उसके आगे यो यहां खत्म नहीं होता था, इसके आगे आपके पाकिस्तान में 12 करोड़ शनाख्ती कार्ड हैं, 12 करोड़ पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं। आप हर एक ऐप डाल दें जिसने आदमी आप लिख दे आपके जी मेरा ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, मैं मेरी कोई आमदन नहीं है, खुदा हाफिज, ठीक है हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब वो शख्स
कल बिजली के बिल देगा, कोई खरीदारी करेगा, मुल्क से बाहर जाएगा, उम्रे करेगा, फिर मैं उससे सवाल करने का हक रखता हूं कि पैसे कहां से लाए हो। ये बड़ा आसान निज़ाम है, ये बहुत आसान निज़ाम है। लेकिन मैंने पहले कहा था ये ऐवान भी खाली हो जाएंगे और बोर्ड से और इदारे भी खाली हो जाएंगे। इस टैक्स का बोझ गरीब आदमी बर्दाश्त करता है। जो टैक्स वो लोग जो आमदन रखते हैं, अखराजात करते हैं, जब वो टैक्स अदा नहीं करते तो गरीब आदमी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बोझ अदा करता है। 17% GST उसको देना पड़ता है। ये बात हमें समझनी चाहिए। टैक्स देना एक शहरी की जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन नहीं है। कितने लोग जिम्मेदारी को पूरा करते हैं अपनी? जब आप आमदन आपकी होगी, जिस जराए से भी हो, अगर आपकी आमदन है उसमें एक हिस्सेदार है, उसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान। आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, ये मुल्क का कानून है। हम इस बात को समझने से भी कासिर हैं। ये निज़ाम दिनों में बन सकता है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। प्रॉपर्टी के टैक्स की बात है, जो कारोबार, छोटे कारोबार है, उनके टैक्स की बात है। अगर हम सब टैक्स नहीं देंगे, गरीब आदमी को इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमेशा बोझ उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। हम जब रिलीफ की बात करते हैं, रिलीफ का यही तरीका है कि टैक्स वो लोग अदा करें जिनकी आमदन है, वो नहीं जो आमदन नहीं रखते और बोझ वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में वो बर्दाश्त करें। ये निज़ाम नहीं चलते। हम फॉरेन पॉलिसी, ये बड़ी अहम चीज़ें होती हैं कि हमारे दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात कैसे हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तान एक मुल्क है जिसने एशिया को 2 टुकड़े कर दिया। कोई ट्रक यहां से गुजर कर आगे नहीं जा सकता, कोई वहां से इधर नहीं जा सकता। ये कब हम हल करेंगे पता नहीं। नुकसान हमारा है, बाकी सब मुल्क अपना काम कर रहे हैं, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन हम हल नहीं कर सकते। सेंट्रल एशिया से आपके, हम अपने हमसायों से जब तक हम एक बराबरी का, एक खुद मुख्तार मुल्क उनको नहीं समझेंगे, अब आगे नहीं चलेंगे। अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने है। हमने खुद सुना स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आज हमारे फौज की अक्सरियत उस बॉर्डर पर है। हर रोज हम शहीद दफन करते हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी हमारी वो पॉलिसी जिम्मेदार है जो हमने 1979 के बाद अपनाई है। हमें इन चीज़ों को देखना होगा और इनसे सबक हासिल करना है। आज भी हमें सबक हासिल नहीं किया। ये सब चीज़ें मईशत पर असरअंदाज होती हैं। ये सब चीज़ें, अगर आप ये समझें कि मईशत पर असर कोई नहीं होता, जो भी आप पॉलिसी रखेंगे, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप डॉलर टर्म्स की बात करते हैं। 2018 में हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात थे $4.5 बिलियन, 450 अरब 2018 के बजट में। आज वो 530 अरब है, जो $2 बिलियन से भी कम है। हमारे दिफराई अखराजात $17 अरब के थे, शायद थोड़े उससे ज़्यादा हों। आज वो आधे हो गए, क्योंकि आपके पैसे की कीमत आधी हो गई। ये मईशत के असरात होते हैं। पूरी माशरे का, मुल्क का हर निज़ाम मुतासिर होता है। हम ये बात नहीं समझेंगे, हम सबक हासिल नहीं करेंगे। हम आज भी उसी नहज पर चल रहे हैं जहाँ चल रहे थे, पहले चल रहे थे। ये जो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं, ये अपने मुल्क के मुफाद पर होने चाहिए, किसी और के मुफाद पर नहीं। लेकिन जब आप कमज़ोर होंगे तो आप खुद मुख्तार रहना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। जो कर्जदार होता है वो कम असर रखता है माशरे में भी, और इस तरह दुनिया का असूल भी यही है। यहाँ पर एक अहम बात की गई पॉपुलेशन के हवाले से। ये एक बड़ा क्रिटिकल मामला है। लेकिन जैसे मिफ्ता साहब, पाकिस्तान का सक्सेसफुल तरीन प्रोग्राम हुआ करता था 60s और 70s के अंदर दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल का। हमने वो छोड़ दिया, दूसरे मुल्कों ने अपना लिया, और आज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन रेट्स पाकिस्तान का है। आप मुल्क में 2.5% ग्रोथ भी कर ले तो एक्चुअली आपकी ग्रोथ नेगेटिव है। दुरुस्त बात है, मिस्टर साहब से पूछना पड़ता है हर बात कि गलती ना हो जाए।
ये हमारी हालत है। और लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। हम आज भी बिजनेस एज यूजुअल चलाने पर तुले हुए हैं। ये नहीं चल सकता। आपको रेडिकल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। रेडिकल रिफॉर्म्स की एक पॉलिटिकल प्राइस है, वो सबको बेयर करनी पड़ेगी। मैं आपको हकीकत से कहता हूं, आप कल इलेक्शन करा लें, सारी सीटें एक जमात को दे दें, आपका मुल्क नहीं चलेगा, बल्कि मजीद तबाही होगी। क्योंकि मैं 2/3 अक्सरियत का के एक हुकूमत का हिस्सा रहा हूं। वो हुकूमत फितरतन नहीं चल सकती। वहां सोच ऐसी पैदा हो जाती है कि वो हुकूमत चलने के काबिल नहीं होती। इसलिए हमें बड़ी जरा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। इन मामलों को देखना पड़ेगा। हल मौजूद है, लेकिन हल बड़े मुश्किल होते हैं, हल बड़े तकलीफ देह होते हैं। वो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और ये याद रखें कि सियासतदान के बगैर मुल्क नहीं चलते। अगर आप मुझसे आज एक बात पूछते हैं कि मुल्क में क्या हुआ, मुल्क में सियासतदानों को तबाह कर दिया गया, हकीकी सियासतदानों को खत्म कर दिया गया। और वो लोग जो आपकी बात सुनते थे वो आज कुर्सियों पर बैठे हैं। जो वोट के बगैर आता है इन ओहदों पर, और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से दुनिया में जहां हर ओहदे का हलफ जो है वो आइन के अंदर मौजूद है। आप पार्लियामान के मेंबर हैं, हलफ आइन में है। आप फौज के मेंबर हैं, हलफ आइन में है। आप जज हैं, हलफ आइन में है। और कई ने 2-2, 3-3 आइन भी हलफ भी उठाए हुए हैं। आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, वजीर बनते हैं, नया हलफ है। आप चीफ जस्टिस बनते हैं, नया हलफ है। आर्मी चीफ बनते हैं, नया हलफ है। तो अगर हम हलफ की पासदारी भी सिर्फ हलफ की पासदारी शुरू कर दें, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। ये क्राइसिस है आज मुल्क का। हलफ एक बड़ा सॉलम ओथ होता है। ये हम इसको एक अल्फाज समझते हैं, जनाब मैं उधर गया, मैंने हलफ उठाया, मैं घर आ गया, मैं अपना काम वही करूंगा जो पहले। ये इस तरह मामलात नहीं चलते। इन कुर्सियों में कोई इख्तियार नहीं होता। इख्तियार उस शख्स में होता है जो इलेक्ट होकर एक हैसियत के साथ, एक काबिलियत के साथ उस कुर्सी पर बैठता है और पाबंदी करता है अपने हलफ की, फिर मामला चलते हैं। ये मॉरल अथॉरिटी से सब कुर्सियां चलती हैं, कोई और तरीका नहीं है। आपके पास जो मर्जी हो, आपके 2/3 अक्सरियत तो मॉरल अथॉरिटी नहीं, कुर्सी नहीं चलेगी। वजारत में कुछ नहीं कर सकेंगे, ओहदों पर कुछ नहीं कर सकेंगे। ये बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि दूसरे मुल्क चलते हैं, उनके जरा उनकी लीडरशिप को देख लें, उनके अमल को देख लें, उनकी काबिलियत को देख लें। ये सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। आपके साथ एक मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उसके हालात जरा देख लें। तो इसलिए मसाइल का हल मौजूद है, हल आसान नहीं है। और ये रास्ता शॉर्ट नहीं है, ये लंबा रास्ता है। इस पर आपको रहना पड़ेगा। आज क्राइसिस में फिर कहूंगा, क्राइसिस लीडरशिप का है। एक दूसरे के सामने साफ आरा होने से मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरा कोई इस बात से ताल्लुक नहीं है कि 4-3 था या 3-2 था। अगर जज साहब को ख्याल होता तो फुल कोर्ट बना देते, मसला ही खत्म हो जाता। हुकूमत भी उस वक्त कानून बनाती है जब जरूरत होती है उसको खुद। कभी अवाम के लिए भी कानून बनाया गया है। इतनी उजरत सिर्फ अपने काम के लिए होती है। ये बदनसीबी है। हम सब इसका हिस्सा रहे हैं। मैं यहां कोई भी इससे मुस्तस्ना नहीं है, लेकिन आज अगर हम आज भी सबक हासिल नहीं करेंगे, मामला आगे नहीं चलेगा। ये पैगाम है आप हज़रात के लिए। हमें ना सियासी जमात चाहिए, ना में इक़्तिदार चाहिए, ना में कुर्सियां चाहिए आज। लेकिन कोई जगह तो हो जहाँ इस मुल्क की तो बात हो सके ना। ये वो जगह है। ये बात पार्लियामान में होनी चाहिए थी, ये सूबाई असेंबली में होनी चाहिए थी। सूबाई असेंबली में नहीं है, पार्लियामान भी मफलूज है। ये बातें फिर आज यही करनी पड़ती हैं। यही पब्लिक फोरम्स हैं, टीवी पर होती हैं, यहाँ पर होती हैं। टीवी पे तो खैर वो गाली गलौज की नज़र हो जाता है मामला। ये बातें आपके सामने रखी थी। बाकी कोई सवाल जो आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। किसी एक शख्स का नहीं है, किसी एक इदारे का नहीं है। ये बात आप समझेंगे तो मामला आगे चलेगा।